फ्रेंड्स, वेलकम टू PTW। फ्रेंड्स, आप सबको तो अभी पता ही होगा कि क्या डेवलपमेंट हुआ है चगोस आइलैंड के ऊपर। चगोस आइलैंड जो इंडियन ओशन में है और ओरिजिनली ये मॉरिशस के ही जुरिडिक्शन में आता है, लेकिन मॉरिशस से पहले फ्रेंच कॉलोनी थी। वो 1715 में फ्रेंच इसको कॉलोनाइज किया, लेकिन 1814 में जब ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ तो उसमें ये ब्रिटेन के हाथ में आ गया। ब्रिटेन को इसको रूल करता रहा, लेकिन 1965 में जब डीकोलोनाइजेशन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो सारे एशिया, अफ्रीका, हर जगह ये जो डीकोलोनाइजेशन का वेव चला, तो उसमें मॉरिशस के लोगों ने भी अपने इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करना शुरू कर दिए। और उसी समय 1966 और उसी समय उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन ने ये चगोस आइलैंड्स, जो करीब 60 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, उसको मॉरिशस से अलग कर दिया और उसे नाम दे दिया कि ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी के तौर पर बना दिया। और इसी में उसने एक कंडीशन भी लगा दिया कि मॉरिशस के लोगों के साथ कि भाई आपको इंडिपेंडेंस मिलेगा, लेकिन इसके बगैर मिलेगा। चगोस आइलैंड इट वोंट बी अंडर योर कंट्रोल। तो उसे हम कहते हैं लंकास्टर हाउस एग्रीमेंट 1965 का। उसके तहत चूँकि मॉरिशस के लोगों को भाई इंडिपेंडेंस चाहिए, तो दे एग्रीड और उसके हिसाब से ये काम होता रहा। लेकिन 1966 में उन्हें तो इंडिपेंडेंस मिला 68 में, लेकिन उसके पहले ही 66 में ब्रिटेन ने एक डियागो गार्सिया आइलैंड है, जो सबसे बड़ा ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसमें सबसे बड़ा आइलैंड है डियागो गार्सिया। उसे अमेरिका को उसने दे दिया 50 ईयर्स के लीज पे। और अमेरिका को ये आइलैंड चाहिए था क्योंकि वो ये चाहता था कि इसका जो लोकेशन है वो बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली है, क्योंकि यहाँ से जो मिडिल ईस्ट है वो भी करीब है, इधर साउथ एशिया कहते हैं तो ये भी नज़दीक है, और दूसरी तरफ साउथ ईस्ट अफ्रीका, ये तीनों के बीच में ये आइलैंड था। और इसीलिए वो चाहता था कि जिस समय ये जो कोल्ड वार अपने पीक पे था, तो उस समय वो चाहता था कि एक ऐसा प्लेस समय मिल जाए जहाँ अपने बेस को, मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश कर सके। और इसीलिए ब्रिटेन ने उस US को ये मिलिट्री बेस दे दिया। लेकिन ये जो चगोसियंस वहाँ के जो रेसिडेंट थे, वो बेसिकली कोकोनट प्लांटेशन पर काम करने के लिए जो लेबर को लाए हुए थे स्लेव्स, मेडागास्कर या मोजाम्बिक से ब्रिटेन ने, उन लोगों का ही डिसेंडेंट था। तो 66 में जो इस आइलैंड को US को हैंड ओवर करने के पहले उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन ने वहाँ के जो लोगों को डिपोर्ट कर दिया, कुछ को तो मॉरिशस कर दिया, कुछ को सेशल्स कर दिया। और ये आर्गुमेंट उनका था कि भाई ये जो कोकोनट प्लांटेशन है नाउ इट इज़ नॉट वायबल, सो दिस पीपल वोंट बी एबल टू लिव और सर्वाइव हियर। सो उस आर्गुमेंट के साथ उन्होंने कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद इवन 2003 में ब्रिटेन ने करीब अराउंड 2000-3000 जो लोग थे, जो डिसेंडेंट्स इन चगोसियंस के, उन्हें ब्रिटिश सिटीजनशिप दे दिया। लेकिन इन लोगों ने उसके बाद इस आइलैंड को टेक ओवर करने के लिए और वहाँ अपना, ताकि अभी तक उन्हें ये अधिकार नहीं था राइट टू रिटर्न, तो उसको प्राप्त करने के लिए डिफरेंट जो ब्रिटिश कोर्ट है उसमें वो फाइट करने लगा। ये मॉरिशस का एग्रीमेंट ऑलरेडी था, लेकिन बाद में मॉरिशस ने भी डिसॉन कर दिया इस एग्रीमेंट को। उनका आर्गुमेंट था कि भाई ये जो एग्रीमेंट हमसे साइन करवाया गया है वो धमका करके करवाया गया। वी वर नॉट ए फ्री कंट्री एट दैट टाइम, सो वी डिड इट एज ए कॉलोनी। उस समय तो हमारे पास कोई अधिकार नहीं था और हमें इंडिपेंडेंस चाहिए था, तो हमें कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए हमने ब्रिटेन के शर्तों को मान लिया। तो इस तरह से ये चलता रहा। तो 2018 में मॉरिशस ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मूव किया इसके अगेंस्ट में, ब्रिटेन के अगेंस्ट में। और ICJ ने 2019 नेक्स्ट ईयर माने 1 साल के बाद अपना जजमेंट मॉरिशस के फेवर में दिया कि ब्रिटेन कैनॉट हैव
its jurisdiction over these islands, because these islands originally belong to Mauritius and so it should be handed over them. उसके जस्ट बाद 2019 में ही यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया और मेजॉरिटी के साथ इवन 116 जो लोग थे वो इसके फेवर में इतने कंट्री थे और केवल 6 थे अपोजिशन में। तो इसके बाद ये एकदम क्लियर हो गया कि भाई ब्रिटेन इज़ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री और इसके जो अपने पोजीशन है उसके ऊपर सपोर्ट नहीं है। तो इस तरह से ब्रिटेन तब उसके बाद नवंबर 2022 में ब्रिटेन ने अपना निगोशिएशन स्टार्ट किया मॉरिशस के साथ और फाइनली अभी 3 अक्टूबर को दोनों ही कंट्री एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पर पहुंच गया कि भाई ये ठीक है कि हम मॉरिशस के जो सॉवरेंटी है उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन होगा जिसके तहत ये आइलैंड्स उनको वापस किया जाएगा। लेकिन इसके अदर भी पहलू हैं। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तो चागोसियंस हैं, उनको राइट टू रिटर्न हो जाएगा। दे आर फ्री टू रिटर्न टू दोज प्लेसेस एंड वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में ब्रिटेन मॉरिशस को हेल्प करेगा। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है वो डियागो गार्सिया जो यूएस मिलिट्री बेस है उसके लिए मॉरिशस ने अपना ये हामी भर दिया। वो तैयार हो गए कि भाई ये जो बेस है वो कंटिन्यू करेगा और इवन इनिशियली 99 ईयर के लीज पर ये बेस यूएस को दे दिया गया। तो इस तरह से अब देखिए कि ये जो बहुत बड़ा ही ये टिकलेस इशू था भाई कंट्री और इवन दो आइलैंड्स जो कॉलोनियल पावर ब्रिटेन वो उसके हाथ में था और लेकिन वो और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी मेजर पावर एक छोटी सी कंट्री को एक खास करके जो स्ट्रेटेजिक एसेट है उसको वापस करे और उस दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू है। लेकिन अभी इतने दिनों से बात तो इतने दिनों से चल रही थी और तो उस समय अभी तक ये ब्रिटेन क्यों नहीं इस पर एक्शन ले रहा था। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उसे लगता था कि जैसे ही जो यूएस और चाइना ये जो राइवलरी है ये जैसे इंटेंसिफाई कर रही है और इंडियन ओशन में चाइना ऑलरेडी इसका एक मिलिट्री बेस है जिबूती में और ये चाह रहा है कि भाई हमारा एक और आइलैंड कोई मिले जहाँ कि हम अपना बेस एस्टेब्लिश करें और इसीलिए चाइना ये जो मॉरिशस है, सेशल्स है, मालदीव्स है, इनको भी काफ़ी ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इस तरह से इसलिए ब्रिटेन और इवन यूएस को ये भय था कि हो सकता है कि चाइना इस आइलैंड को अपने एक में ले ले और मॉरिशस के साथ कुछ एग्रीमेंट करके यहाँ अपना बेस इस्टेब्लिश करे। लेकिन अब है कि वो पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है इवन क्योंकि इंडिया और मॉरिशस इंडिया भी बहुत बड़ा रोल प्ले बिहाइंड द सीन रोल प्ले कर रहा था इस एग्रीमेंट में और उसमें अब अगर इंडिया और चाइना में भी तो काफ़ी राइवलरी है तो इंडिया कभी और इंडिया का मॉरिशस से काफ़ी अच्छा रिलेशन है तो कभी भी इंडिया ये भी नहीं चाहेगा कि भाई चाइना को वहाँ कोई बेस इंडियन ओशन में कोई बेस मिले। ऑलरेडी जो यूएस बेस है वो चूँकि इंडिया और यूएस का जो स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस है तो इसके कारण उसमें कोई अपोजिशन की बात ही नहीं होती है और वो इसलिए इंडिया हमेशा चाहे कि मॉरिशस इसको कंटिन्यू करे और कभी भी दूसरे को इस एरिया में आने नहीं दे और इसीलिए ये अगर लेकिन अब वो है कि भाई ब्रिटेन को अब और क्या फैक्टर्स हैं इसमें अपार्ट फ्रॉम दिस चाइना फैक्टर क्या कोई और रीज़न है। तो ब्रिटेन एक तो अब देख रहा है कि भाई ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है और उसी में ये पार्ट पड़ता है तो इंडो पैसिफिक रीजन में जहाँ अब कहा जा रहा है कि भाई ये जो इट विल बी द फ्यूचर थिएटर ऑफ जियो पॉलिटिकल राइवलरी तो इस रीजन में एक कंपल्सन है कि भाई अदर जो आइलैंड रिम स्टेट्स हैं इंडियन ओशन रिम स्टेट्स उस सब के साथ अपना रिलेशन अच्छा करें। अगर लोकल जो कंट्रीज़ है जो स्मॉलर कंट्रीज है वो अगर फेवर में नहीं हो तो फिर इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर दिस मेजर पावर्स टू एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस देयर। तो इस एक तो है कि स्ट्रेटेजिकली अगर देखें तो वो अपना टाई अप उसके साथ किया। दूसरा है कि पोस्ट ब्रेग्जिट अब ब्रिटेन की भी एक मजबूरी है कि वो ग्लोबल साउथ के साथ अपना रिलेशन और इवन पास्ट जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं उसके साथ अपना इकोनॉमिक टाई अप को काफ़ी स्ट्रेंथन करें और इसीलिए वो ये चाह रहा था कि भाई
अगर हम चगोस आइलैंड वापस करते हैं तो इससे एक पॉजिटिव मैसेज हम दे पाएंगे, और ख़ास करके ये जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उसमें अगर एंटी ब्रिटिश फीलिंग है और एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट है उसको हम शांत कर पाएंगे, और इस तरह से इसी के कारण ब्रिटेन ने या स्टेप लिया। जबकि ब्रिटेन में ही जो अदर जो कंजर्वेटिव्स हैं वो लेबर गवर्नमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि भाई ये एक्सेप्ट करके तुमने चाइना, अब नाउ चाइना विल हैव ए फ्री पास टू दीज आइलैंड्स। लेकिन ऐसी बात है नहीं, जो लग रहा है पॉलिटिकली तो ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटजिकली अगर हम देखें तो इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर चाइना टू सेट अप ए बेस इन दीज आइलैंड्स। तो ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाई ये जो इंडो पैसिफिक जियो पोलिटिकल राइवलरी है, मे बी इन फ्यूचर इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इट इवॉल्व्स। धन्यवाद।